नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। रांची के रेलवे स्टेशन के पास बने दुर्गा पूजा स्थल को हटाने के रेलवे के फैसले से संग्राम छिड़ गया है। विरोध में मां दुर्गा के भक्तों ने आवाज बुलंद कर दी है। रांची रेलवे स्टेशन के पास यही वो जगह है जहां सालों से धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा होती आई है और उसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता रहता है। बीते 5 अक्टूबर को यहीं पर दशहरा मनाया गया। अब उसके 15 दिन होने को हैं, पर पंडाल का आधा अधूरा ढांचा अभी भी खड़ा है। तभी रेलवे की टीम उस ढांचे को हटाने क्या पहुंची, चारों ओर हंगामा मच गया। रेलवे का तर्क है कि इस जगह पर पक्की सड़क बनाई जानी है, जिससे रांची शहर को ही रफ्तार मिलेगी। मेनली यहाँ पे हम लोग का रोड बनना है रांची रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, जो कि लोगों के हित में ही हो रहा है और इसकी वजह से हम लोग को ये जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना पड़ेगा। पूजा से हमारा कोई अवरोध नहीं है, पूजा जैसे होती थी वैसी होती रहेगी। रेलवे प्रबंधन ने दुर्गा पूजा के लिए साल 2018 में ये जमीन रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति को दी थी। तब से हर साल यहाँ पूजा पंडाल बनता रहा है और भक्ति भाव के साथ मां दुर्गा की पूजा होती रही। पर इस बार जैसे ही दुर्गा पूजा संपन्न हुई, रेलवे प्रबंधन अचानक एक्शन में आया और पूजा स्थल को खाली कराने के लिए मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में आरपीएफ जवानों की फौज भेज दी। जैसे ही ये खबर फैली, विरोध में श्रद्धालु खड़े हो गए। रेलवे प्रबंधन और भक्तों के बीच तू तू मैं होने लगी। पूजा स्थल पर भक्तों की टोली पूजा पाठ करने लगी। भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया और रेलवे की मंशा के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। अगर रोड बनेगा तो पूजा कहाँ जाएगी, बस हमारा यही प्रश्न है। उस प्रश्न का ही जवाब दे दें, हम लोग हटने के लिए तैयार हैं। हल नहीं लिख रहा सर कुछ भी। हल ये लोग बोलते हैं कि आप हट जाइए, आप हट जाइए, हम बाद में देखेंगे। जब आज मेरा सब चीज यहाँ पर है, पंडाल है, तब ये हटा रहे हैं और कुछ आश्वासन नहीं दे रहे हैं, ना लिखित रूप से दे रहे हैं, ना भरबली दे रहे हैं। रांची वासियों की आस्था से खिलवाड़ की रेलवे की इस कोशिश के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठने लगी है, पर न रेलवे प्रबंधन फैसला वापस ले रहा है और न ही भक्तों का हुजूम झुकने को तैयार है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची के रिम्स का बेसमेंट डेंगू का गढ़ बन गया है, जहां जमा पानी में पनपने वाले डेंगू के खतरनाक मच्छर मरीजों और उनके परिजनों को शिकार बना रहे हैं। ये झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल यानी रिम्स के बेसमेंट का नजारा है, जहां जमा पानी में डेंगू के सैकड़ों लार्वा पल रहे हैं और उसी लार्वा से पनपने वाले मच्छरों का डंक रिम्स के मरीज और उनके परिजनों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के बेसमेंट में सैकड़ों डेंगू का लार्वा पल रहा है। ठीक सामने तस्वीरों में देखेंगे, रिम्स अस्पताल का बेसमेंट है। ये बेसमेंट है जहां खिड़की के उस पार बहुत सारा जल जमाव है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में डेंगू का लार्वा पल रहा है। ठीक निचले हिस्से का तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, जाली के उस पार जो आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, बहुत सारा जल जमाव है जहां पर डेंगू का लार्वा कई महीनों से पल रहा है। लेकिन इसका सूद लेने वाला खुद रिम्स अस्पताल भी नहीं है, ना ही नगर निगम यहां तक पहुंची है। वैसे तो अगर डेंगू का इलाज होता है तो उसे आइसोलेशन में उस मरीज को रखा जाता है, लेकिन उनका क्या जो यहां के डेंगू के लार्वे के वजह से डेंगू की चपेट में आते हैं। रिम्स के बेसमेंट में न जाने कब से ये पानी जमा है और उस पानी में पनप रहे डेंगू के खतरनाक मच्छर बेसमेंट के ठीक ऊपर मेडिसिन विभाग में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को अपना शिकार बना चुके हैं। पर न रिम्स की नींद टूट रही है और न ही प्रशासन की। जाहिर है मरीज और उनके परिजनों की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देखिए, जहाँ पर पानी जमा रहेगा वहाँ पर मच्छर उत्पन्न होगा, जिसके कारण आसपास के जहाँ जितने भी लोग हैं उनको बुरे तरह से अफेक्ट करेगी। हाँ, नहीं, सफाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। रांची के गली मोहल्लों में इन दिनों डेंगू के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ मरीज तो निजी अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं, पर बड़ी संख्या में मरीजों का तांता रिम्स में लगा रहता है।
एक सप्ताह में हमारे लैब में लगभग 10 टेस्ट हुआ है, जिसमें 3 पॉजिटिव आया है। हर सब रांची के ही हैं, लोकल हैं, अशोकनगर के इर्द गिर्द के लोग हैं। रोजाना डेंगू के आधा दर्जन से ज्यादा मरीज रिम्स में भर्ती होते हैं, जिनका इलाज मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों की टीम करती है। इनमें से कई मरीजों को तो प्लेटलेट चढ़ाने की भी नौबत आ जाती है। माने एवरेज इमरजेंसी में 5-6 मरीज भर्ती हो रहे हैं डेली, यही तो आंकड़ा है। और कैसा कंडीशन जो भर्ती में है वो किस स्टेज पर है सारे? कुछ माने जनरली जो भर्ती होते हैं उनमें हाई फीवर रहता है, बॉडी एक ज़्यादा रहता है और प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। तो प्लेटलेट की मात्रा भी एक सर्टेन लेवल के नीचे आती है, तभी हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। डेंगू के मरीज इलाज कराने दौड़कर रिम्स पहुंचते हैं, पर जब रिम्स का बेसमेंट ही डेंगू का गढ़ बन जाए तो ये मरीज आखिर कहां जाएं? आखिर रिम्स की दशा कब सुधरेगी? रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रांची में रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती अवैध खनन के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा पर मोबाइल से बात करने का आरोप लगा है। इस मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि इन्हीं 2 सहयोगियों ने पेइंग वार्ड में भर्ती पंकज मिश्रा की मोबाइल पर किसी अधिकारी से बात कराई थी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। अवैध खनन मामले के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड में भर्ती करवाया गया था। ठीक मेरे पीछे यही वो रिम्स अस्पताल का पेइंग वार्ड है, जहां पर आज पंकज मिश्रा के 2 सहयोगी पर अपने मोबाइल फोन से पंकज मिश्रा को कई अधिकारियों से बात करवाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद ईडी की टीम ने 2 सहयोगियों को डिटेन कर लिया है पेइंग वार्ड से। बता दें कि उन 2 सहयोगियों में एक पंकज मिश्रा के ड्राइवर है, वहीं दूसरा अन्य सहयोगी शामिल है, जिसे ईडी ने डिटेन कर दिया है और आगे की जो जांच है, जो पूछताछ है, वो लगातार जारी है। फिलहाल पंकज मिश्रा पेइंग वार्ड के 1st फ्लोर में कमरे नंबर A117 में भर्ती है, जहां पर उनका इलाज भी जारी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर के उत्कल हाई स्कूल की छात्राओं ने खालसा स्कूल के छात्रों पर दबंगई और मारपीट करने का आरोप लगाया है। छुट्टी होते ही उत्कल हाई स्कूल की छात्राएं बाहर निकली तो सड़क पर खड़े खालसा स्कूल के दबंग छात्रों ने उन्हें तमाचा जड़ दिया। पीड़ित छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन से गुहार लगाई, पर तब तक उदंड छात्र भाग चुके थे। छात्राओं का कहना है कि खालसा स्कूल के शरारती छात्र उन्हें अक्सर परेशान करते हैं, पर अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पहले से हम लोग की क्लास की लड़की लोग को कौन की क्लास की लड़की क्या क्या गाली दे रही थी, उसी में उनको शांत करना चाहिए, ताकि वो कल बोलते हैं कि हम लोग 10 झापड़ मार देंगे तो अच्छा लगेगा क्या। फिर लास्ट में हम लोग वो बात सर को भी बोले, हम लोग अपने यहाँ की प्रिंसिपल सर को, और छुट्टी समय भी फिर हम लोग से साथ वो झगड़ा किए, और आज फिर आके हम लोग को बोलते हैं छुट्टी टाइम मिलो तुम लोग को बताते हैं। सर हम लोग बोले भी आप लोगों ने गाली क्यों दे रहे हैं, आप लोगों बड़े, आप लोगों को समझना चाहिए। तो सर आके मेरे को इसको वो झापड़ मार दिया सर, बहुत जोर से मारी वो हम लोग को। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ से जेजेएमपी के एरिया कमांडर बाबूलाल उर्फ मरांडी को गिरफ्तार कर लिया है। लातेहार में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बाबूलाल बालूमाथ के डोकर जंगल जा रहा था, तभी गुप्त सूचना पर लातेहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से सैकड़ों कारतूस और मोबाइल फोन मिले हैं। बाबूलाल की गिरफ्तारी से जेजेएमपी को बड़ा झटका लगा है। चाहूंगा कि ये पिछले कई वर्षों से अलग अलग उग्रवादी संगठनों में सक्रिय रहा है। ये बीच में टीपीसी में भी रहा, जेजेएमपी में भी रहा, और कई अलग अलग थानों में, बल्कि दूसरे जिलों में भी इसके खिलाफ कई केसेस में ये वांटेड हुई। देवघर पुलिस ने मनीष झा हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों उपेंद्र रावत और रोहित कुमार को कुंडा के घरदौड़ा से दबोच लिया। इनके पास से पिस्टल, कारतूस और मोबाइल मिला है। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि कुख्यात बाबा परिहस्त गैंग का सदस्य मनीष झा अक्सर उपेंद्र और रोहित को प्रताड़ित किया करता था। इसका बदला लेने के लिए दोनों अपराधियों ने मनीष की गोली मारकर जान ले ली, जबकि शोभित आनंद को गोली मारकर घायल कर दिया। इस दौरान देवघर पुलिस ने 5 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। जो मृतक था मनीष और उसके और कुछ साथियों के नाम उसने बताए हैं। वो लोग बाबा परिहस्त गैंग के सदस्य थे और इसको प्रताड़ित करते थे। इसको मारपीट भी उन्होंने की
और उसी का बदला लेने के लिए उसने आशीष मिश्रा एवं छोटू श्रृंगारी जो है उनके द्वारा एक दी गई पिस्टल थी जिसका प्रयोग उन्होंने किया और उस पिस्टल का प्रयोग करके सर में गोली मारी जिससे मनीष की मृत्यु हुई। धनबाद के भागाबांध बस्ती में सोनारडीह पुलिस, बीसीसीएल और सीआईएसएफ की छापेमारी में 80 टन से ज्यादा अवैध कोयला जब्त किया गया। कोयला माफियाओं ने इस कोयला को भागा बस्ती बाहर जमा कर रखा था और सैकड़ों बोरों में भरे ये कोयले यहां से बाहर भेजे जाने थे, पर धनबाद पुलिस, बीसीसीएल और सीआईएसएफ ने कोयला माफियाओं के मंसूबे नाकाम कर दिए। रांची पुलिस और उत्पाद विभाग ने रातू के संडे मार्केट में छापा मारकर अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। इस फैक्ट्री में कई बड़ी कंपनियों की अवैध शराब की रिफिलिंग होती थी। मौके से 237 लीटर अवैध शराब के साथ 5 आरोपियों को दबोच लिया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में त्योहारी सीजन में अवैध शराब परोसने को लेकर शराब माफियाओं के द्वारा लगातार कवायद की जा रही है और इसी सिलसिले में रांची के रातू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रातू पुलिस और जो उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करीब 237 लीटर से अधिक की शराब जो है वो पकड़ी गई है। पूरे मामले को लेकर 5 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है जिसके इशारे पे ये पूरा गिरोह जो है वो संचालित हो रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ नया क्लू निकलता है, ताकि पुलिस आने वाले दिनों में और कितने अवैध शराब कारोबारियों पर दबिश दे पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। भुवनेश्वर में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलकर लौटी झारखंड की 6 फुटबॉलर बेटियों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हौसला अफजाई की। छोटे छोटे गांवों से निकलकर दुनिया की बड़ी टीमों को टक्कर देने वाली इन बेटियों के हौसले कम नहीं हैं। भुवनेश्वर में हुए अंडर 17 फीफा विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कोई खास कमाल तो नहीं कर सकी, पर उस टीम में शामिल झारखंड की इन 6 बेटियों ने अपने खेल और दमखम से झारखंड ही नहीं देशवासियों का भी दिल जरूर जीत लिया। झारखंड के छोटे छोटे गांवों और कस्बों से निकलकर भुवनेश्वर के फुटबॉल ग्राउंड में यूएसए से लेकर ब्राजील और मोरक्को जैसी तेज तर्रार टीमों से भिड़ना आसान नहीं था, पर माड़ भात खाकर धूल से भरे सपाट मैदान में किक दागने वाली इन बेटियों ने हार नहीं मानी और पूरे दमखम से मुकाबला किया। तभी तो जब ये बेटियां भुवनेश्वर से वापस अपने घर झारखंड लौटी तो हर किसी ने उनकी हौसला अफजाई की। सर बोले कि हम हमारे लिए ग्राउंड पर सुविधा कराएंगे और हमारे जो मतलब स्टेडियम अच्छा नहीं है उसको अच्छे से रिपेयर करेंगे और अच्छा करेंगे ताकि हमारे इधर भी इंटरनेशनल लेवल का गेम हो सकता है। रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी के सुदूर गाँव की इन बेटियों को कल तक कोई नहीं जानता था। अंडर 17 नेशनल फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव के घर तक जाने के लिए सड़क भी नहीं थी, पर जैसे ही ये बेटियां भुवनेश्वर के फुटबॉल ग्राउंड पर गोल दागने उतरी, पूरे देश की हीरो बन गई। हालांकि इस वर्ल्ड कप में तो इन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी, पर अंडर 17 से आगे जाने का रास्ता जरूर खुल गया। अभी तो वर्ल्ड कप खेल, लेकिन आगे के लिए क्या कर सकते उसके लिए प्लान किए सर, और बोले कि हम लोग पूरा जितना सपोर्ट करेंगे। और बहुत खुशी हुआ कि हमारे झारखंड से पूरा विश्व में झारखंड से 6 प्लेयर खेलना एक वर्ल्ड कप, वो भी बहुत गर्वान्वित की बात था। आने वाले दिनों में उसी रास्ते पर बढ़कर ये बेटियां फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों से लड़ने और भिड़ने वाली ये बेटियां भले हार गईं, पर हौसला थोड़ा भी कम नहीं हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इन फुटबॉलर बेटियों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हेमंत सरकार ने बेरोजगारी भत्ता की बजाय जोर शोर से स्वरोजगार का राग अलापना शुरू कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का भी ऐलान किया गया है। झारखंड कैबिनेट के नए फैसले से राज्य के बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका लगा है।
दरअसल राज्य सरकार ने अब बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के जरिए युवाओं को सस्ते दर पर लोन दिया जाएगा, जिसमें 50,000 तक कोई भी आदमी कोई काम के लिए अगर लोन लेंगे तो उसमें कोई गारंटर नहीं है, और दूसरा 25 लाख तक वो ले सकते हैं, जिसमें 40% हम लोग उसको सब्सिडी देंगे। इससे कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, एम्बुलेंस खरीद कर भी अपने चला सकते हैं, दूसरा कोई छोटे छोटे कारखाना करेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसका होगा और उसमें सरकार अपनी तरफ से सहयोग करेंगे। राज्य में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के गठन के बाद से बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा छाया हुआ है। चुनाव के वक्त ग्रेजुएट को 5,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपए देने की बात कही गई। बाद में सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही। अब युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लोन देने की बात कही जा रही है। सरकार के इस यू टर्न पर बीजेपी ने निशाना साधा है। मैनिफेस्टो में इनका है, घोषणा पत्र में है कि यदि मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले हम काम करेंगे जो बेरोजगार युवा हैं, यदि स्नातक है तो उनको 5,000 बेरोजगारी भत्ता, स्नातकोत्तर है तो 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। अब कैसे लोग टर्न लेते हैं, कैसे अपने वादे से पीछे भागने का काम करते हैं, बोल रहे हैं कि लोन देने का काम करेंगे। लोन तो बैंक देती ही है। झारखंड के नियोजनालय में पिछले 2 साल में 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना निबंधन कराया है। इन युवाओं को उम्मीद है कि सरकार के बेरोजगारी भत्ता का लाभ उन्हें एक न एक दिन जरूर मिलेगा। पर अब जब सरकार युवाओं को लोन के जरिए स्वरोजगार से जोड़ने की बात कर रही है तो देखना ये होगा कि राज्य के युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता मिलता है या नहीं, और अगर मिलता है तो उन्हें और कितना इंतजार करना होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ के मेलानी गांव में उग्र भीड़ ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को घंटों रोके रखा और जमकर नारेबाजी की। योगेंद्र साव पार्टी कार्यकर्ता से मिलने बासल जा रहे थे, रास्ते में भीड़ ने उन्हें रोक लिया। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव मेलानी गांव की विवादित जमीन पर अवैध कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, जबकि उस जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है। भीड़ से घिरे योगेंद्र साव ने फोन पर बासल पुलिस से गुहार लगाई तो पुलिस ने योगेंद्र साव के लिए रास्ता खाली कराया। कार्यकर्ता नरेश साव और माइकल तिगास मिलने गए थे मॉर्निंग वॉक में, उन लोग से भेंट करने गए थे। कुछ पब्लिक लोग रास्ता को अवरुद्ध किया था, जो भोली भाली पब्लिक है उसको प्लांट करके केला टोकरी वाले जो सड़ गया है, जिसको लोग नहीं पूछ रहा है, वैसे लोग प्लांट करके रोड में अथी किए थे और भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया, जो कि प्रशासन ने रास्ता को क्लियर करे, हम चले गए। बंधक बनाए जाने की बात गलत है। योगेंद्र जी आए थे अपना कुछ जमीन को लेकर के, दोनों पक्ष के बीच में बात को लेकर के, तो उनको विरोध किया गया है गांव के पब्लिक द्वारा कि हमारा आपसी विवाद है, हम लोग आपस में इसको देखेंगे, आपको यहाँ से चले जाइए। और अब देखते हैं झारखंड 2020।